क्वेश्चन नंबर 65th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंसिडर करते हैं। इन अ सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। ठीक है, इन पी वेव्स द individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S wave the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. Which of the statements given above are correct? ठीक है, इसको एक बार देखते हैं फिर से। P waves are recorded earlier than S waves। हमें एक चीज़ तो पता है, और ये ज्योग्राफी में है, 11th की ज्योग्राफी में, एनसीईआरटी में, कि जो पी वेव्स है ना, वो तो सॉलिड में भी ट्रैवल करेंगी, लिक्विड में भी करेंगे एंड गैस में भी करेंगे, और जो एस वेव्स है वो अपने सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती हैं। तो अगर तीनों में ट्रैवल करती है तो भाई सबसे जल्दी पहुँचेंगी, भाई कोई से भी मीडियम से फटाफट से पहुँच जाएगी ना। तो पी वेव्स तो पहली वाली चीज़ तो हमारी हो गई करेक्ट। ओके, अब आते हैं हम सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि पी वेव्स में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपने टू एंड फ्रो विद दिस लाइक दिस, और जो एस वेव्स है उसके अंदर पार्टिकल्स करते हैं वेव ऐसे। इसमें मुझे एग्जाम में क्या हुआ था कि कन्फ्यूजन हुआ था कि भाई इन्होंने कहीं गलत तो नहीं दी थी कि भाई पी वेव्स कहीं ऐसे करते हैं और एस वेव्स ऐसे करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत याद भी था और 11th में और एनसीईआरटी में भी है, तो इसकी वजह से ये भी सही ये भी सही। सो सी बोथ फॉलो। 64th, द टेम्परेचर contrast between continents and oceans is greater during summer than in winter. Okay, देखते हैं। The specific heat of water is more than that of land surface. So इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि जैसे इसमें मेरे को ये तो समझ में आ रहा था या तो यार स्टेटमेंट 1 गलत है या स्टेटमेंट 2 गलत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यार इन दोनों के अंदर कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। अब मैं उस टाइम पे ये एकदम रिकॉल नहीं कर पाया था कि कौन सा गलत है, तो मैं इसके अंदर आंसर सी लगा के आ गया था, लेकिन इसका आंसर है अपने डी। मैं सी लगा कर आ गया था, लेकिन इसका आंसर है डी। स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। मैंने सोचा मतलब थोड़ा दिमाग ज़्यादा चल गया था कि समर है, तो समर के अंदर लिख रखा है इन्होंने ग्रेटर, कि जो कंट्रास्ट होता है वो ग्रेटर, वो मैं उस टाइम पे लगा के आया था, तो ये वाला मेरा रॉन्ग हो गया था। और होता है 63rd, द सोइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज quickly. ओके, अब देखो एक चीज़ ये अपन पढ़ते हैं नॉर्मली कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, अगर वहाँ पे अगर आप पेड़ काट दोगे तो वहाँ की जो बरसात होगी ना, वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा, तो वहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे बह जाएंगे। ये चीज़ हम पढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा है? द सोइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। भाई ये तो गलत हो गया ना। अब अगर आपका पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो आप किस पे जाओगे? डायरेक्ट 63 के डी पे। तो इसका आंसर चेक करते हैं एक बार, 63 का डी। ठीक है, तो सेकंड वाले में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तो इस तरह से होगा 100। और 62, विद रेफरेंस टू अर्थ्स एटमोसफेयर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, अर्थ के एटमोसफेयर से रिलेटेड बताना। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, इंसोलेशन मतलब होता है अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। रिसीव्ड एट इक्वेटेड रफली अबाउट 10 टाइम्स एट दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। ओके, देखते हैं। इंफ्रारेड वेव्स constitute roughly 2/3 of insolation। देखते हैं। Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere। ठीक है, infrared waves are a part of visible spectrum of electromagnetic waves of solar radiation। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें ये बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। अब देखो पहला क्या बता रखा है? द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर रफली अबाउट 10 टाइम्स। ये 10 टाइम्स कैसे हो सकता है? मतलब ये फिगर कहाँ से लिखा है, ये फैक्ट कहाँ से लिखा है? तो ये तो गलत है, ये तो हटाओ। इंफ्रारेड रेज कंस्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन। जो इंफ्रारेड है वो 2/3 ऑफ इंसोलेशन है। भाई ये कैसे आ गया? 2/3 कैसे आ गया? 2/3 का मतलब होता है 66-67%। इतना ज़्यादा होगा क्या? ये बी पे था, तो यहाँ तक दो तो हट गया। अब आता है इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर। हो सकता है वाटर वेपर को हम पॉल्यूशन भी बोलते हैं, और इंफ्रारेड वेव्स उनसे एब्जॉर्ब हो सकती है। दैट इज़ कंसनट्रेटेड इन द लोअर एटमोसफेयर। ठीक है, हाँ, वाटर वेपर कहाँ पे कंसनट्रेटेड होगी? लोअर एटमोसफेयर में। तो जैसे ये हो गया अपना अर्थ की सरफेस। अब जो इसके अंदर जो एटमोसफेयर होगा ये लोअर मान लेते हैं और ये अपर मान लेते हैं। जो वाटर वेपर होगा वो थोड़ी भारी होगी, तो वो लोअर एटमोसफेयर यहाँ ही तो मिलेगी, तो यहाँ तो इंफ्रारेड वेव ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे।
तो सी सही हो सकता है अच्छे चांसेस है। डी भी पढ़ते हैं एक बार। इंफ्रारेड वेव्स आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से आ गया इसमें? इंफ्रारेड वेव्स में। तो इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है, तो ये तो सही हो नहीं सकता, तो इसको डी को हटाओ, सी। इस तरह मैंने यहाँ पे आंसर में पूछा था, एक बार देखते हैं सही है। 62 में सी, ठीक है। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। इसके अंदर अब ठीक है पूछ रहा है, कंसिडर कर लिया हमने भाई 6 कंट्रीज है। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन। इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ मैं कैसे गया। लास्ट ईयर 2022 में एक क्वेश्चन आया था अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। ये अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर कंट्रीज है ना उनका नाम था। तो इसी तरह से इस बार यूक्रेन का आया है। तो लास्ट ईयर का जिसने पेपर सोल्व किया ना उसे ज़रूर एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उसने ज़रूर यूक्रेन का याद किया होगा। तो इसमें क्या था कि मेरे को ये याद था कि लाटविया लिथुनिया ये तो नहीं है, और इसके अंदर जैसे अभी एक तो हंगरी तो है और एक बुल्गारिया भी है। तो ये दो तो हैं, हंगरी और बुल्गारिया तो हैं। चेक रिपब्लिक नहीं है, लाटविया लिथुनिया नहीं है, और रोमानिया भी नहीं है। तो इसके अंदर आएगा ओनली 2, 61 में आएगा ए। ये आपको आना चाहिए था 61 में ए, ठीक है।